अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन 2024 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वसवसों और अंदेशों में घिरी हुई है, क्योंकि उनका वोटर तो है लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है वो या तो जेलों में है या फिर रूपोश है, और जो खिलाड़ी मैदान में हैं उनके पास भी एक बल्ले की बजाय किसी के पास बैंगन है, किसी के पास जूता है, किसी के पास चिमटा है, ऐसे ही निशानात इनको दिए गए हैं, ये मौजूद हैं इनके पास। तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंज तो है कि वो कैसे वोटिंग डे तक अपने वोटर्स को रजिस्टर्ड करवाएगी कि पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा, और सबसे बढ़ के उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है, क्योंकि वोटर तो कंफ्यूज है। तहरीक इंसाफ के लिए जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर लाख मुश्किलात के बावजूद उनका आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाता है, क्या पार्टी उसे अपने साथ जोड़कर रख पाएगी, क्योंकि खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और होता भी ऐसे ही है कि जब इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार जीतता है तो फिर मंडियां सजती हैं और इक़्तिदार के लिए सौदे भी होते हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कुछ ऐसे ही खदशे का इजहार किया। ये खदशात और सियासी मुखालिफिन की आज़ाद उम्मीदवारों पर नज़रें देखते हुए एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने वालों को कैसे इकट्ठा रख सकेगी, क्या रख पाएगी भी या नहीं, और इसके लिए कानूनी सियासी हिकमत अमली इन लोगों की क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाएंगे। इन मुश्किलात के साथ पार्टी क़यादत कौन करेगा, कौन कैंपेन चलाएगा, ये भी तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो मैदान में हैं, कैंपेन भी कर रही हैं, बड़े बड़े उनके जलसे भी हो रहे हैं, रैलीज भी निकल रही हैं। तहरीक इंसाफ के लिए एक और चैलेंज होगा कि वो पार्टी इख्तलाफात उनके अंदर इतने बढ़ गए हैं कि वो इन इख्तलाफात से कैसे निकल कर इंतखाबी मैदान तक पहुँचेगी, क्योंकि आजकल शेर अफजल मरवत और पार्टी के थिंक टैंक समझे जाने वाले रऊफ़ हसन के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी खबरें हैं। आए रोज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की खबरें आती हैं। गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने जहां ये कहा कि पार्टी के सीनियर लोग जानबूझकर मुझे इंतखाबी मुहिम से रोक रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ़ हसन जो है वो साजिशी हैं और पार्टी के अंदर वो दरारें डालने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रऊफ़ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में पार्टी का जो वोटर है ये ज़रूर कन्फ्यूज़ हो रहा है कि वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। पार्टी पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, पहले ही पार्टी के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं ये और ज़्यादा वोटर को कंफ्यूज करें कि भाई उन्होंने बात किसकी सुननी है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले पार्टी के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात को सॉर्ट आउट करने के लिए पीटीआई के पास क्या हिकमत अमली है, वोटर ने किसकी बात सुननी है। बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में शेर अफजल मरवत ने कई कामयाब जलसे भी किए, रैलियाँ भी की। पार्टी की सीनियर लीडरशिप क्यों इंतखाबी मुहिम चलाने से शेर अफजल मरवत को रोक रही है और क्यों पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं बात करूंगी रऊफ़ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब आपका। रऊफ़ हसन साहब, वही बात कि पार्टी के अंदर क्या पहले मुश्किलात कम है, चैलेंजेस क्या पहले कम है कि पार्टी के लोग खुद ही अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और वोटर्स के लिए मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मसाइल मज़ीद पैदा कर रहे हैं। पार्टी के इख्तलाफात से आप लोगों को फुर्सत मिले तो फिर वोटर कह रहा है कि ये हमें बताएंगे कि किस उम्मीदवार का कौन सा जो है वो इंतखाबी निशान है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ से खड़ा हो रहा है। तो क्यों पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आपने पार्टी के अंदर इख्तलाफात को इंतहाई बढ़ चढ़ के बयान करने की कोशिश की है, जो कि वह मुनासिब नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम सब लोग वो हम एक ओपिनियन के पैरोकार हों या दूसरे ओपिनियन के, जो कि बहुत इट्स अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज। हम एक टीम के तौर के ऊपर इस इलेक्शन में उतरे हैं और इस टीम के तौर के ऊपर ही इस इलेक्शन का जो दरिया है वो अबूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि इसको आप एक मोर इवन पर्सपेक्टिव में देखें तो ज्यादा मुनासिब होगा, रादर देन कि आप इसको एग्जैजरेट करें और इसको इस तरीके से। जस्ट अ सेकंड, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। ये एक टेंडेंसी बन गई है ना मीडिया में कि जी अगर कोई इस किस्म की चीज हो तो उसको हवा दे, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करें और उससे अपने कुछ रेटिंग्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए और एक डिफरेंस ओपिनियन है वो गुजर चुका हुआ है। हम सब लोग जो भी पीटीआई के मेंबरान हैं, पीटीआई के
पैरोकार हैं, वो एक मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यही सी स्पिरिट मेरी है और आई एम श्योर कि यही स्पिरिट जो है वो बाकी लोगों की भी है। साहब, लगता ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। तहरीक इंसाफ का यही से अनफॉर्चुनेटली ये मसला रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती है, वो तनकीद के तौर पर ही लेती है, तनकीद को बराए इस्लाह जो है वो नहीं लेती है। ये माजी में तहरीक इंसाफ का ये मसला रहा है। एक्चुअली आप जो ये बात कर रहे हैं कि जो ये मसाइल हैं ये गुजर चुके हैं, ये मसाइल जनाब गुजरे नहीं हैं। आप हलकों में जाके देखें तो सही कि एक वोटर जो है तहरीक इंसाफ का वो कंफ्यूज कितना है। तहरीक इंसाफ के वोटर को यही नहीं पता है, हाँ वो इस बात में जरूर पुरजोश है कि अगर उन्हें वोट देना है तो वो इमरान खान को देना है। इमरान खान के लिए वोट उनका टूटा नहीं है, इमरान खान के लिए उनकी उम्मीद टूटी नहीं है। हाँ, उनकी वो जो वोटर है वो कंफ्यूज इस बात से ज़रूर है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जो इंतखाबी निशान अगर मिल गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद हैसियत में जो दे दिए हैं लोगों को निशानात, किसके पास कौन सा निशान है। तो अगर आप ये कहें कि ये मसाइल गुजर चुके हैं, जनाब मसाइल गुजरे नहीं है, ये मसाइल आपके हल्कों में मौजूद हैं। कोई इंसान इनफेलेबल नहीं है, कोई पार्टी इनफेलेबल नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं और लेट मी अश्योर यू कि हम कंटिन्यूसली अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है, हम उससे भाग नहीं सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात, वोटर्स को गाइड किया जा रहा है, वोटर्स का हमें पता है, हम उनके साथ डेली कांटेक्ट में हैं, हमारी जो रीजनल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो उनके साथ राब्ते में है। अब हम कुछ एक पोर्टल भी कल लॉन्च कर रहे हैं, वो कल लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उनको गाइड करने के लिए। ये जो मुश्किलात जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्कुल मौजूद बिल्कुल हैं, लेकिन ये बड़ी अनयूजुअल मुश्किलात हैं जो कि रियासत ने, जो रियासत के इदारों ने हमारे लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली क्रिएट की। अब इनसे नबूरद आसमा होने के लिए लाजमी बात है कि हमें मैकेनिज्म्स जो हैं वो दरियाफ्त करने पड़ेंगे, वो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। हमारा ये पोर्टल जो है वो एक वन स्टेप गाइडेंस होएगी हमारे वोटर्स के लिए कि उसको पता चले कि उनके हल्के में कौन सा पीटीआई का जो है वो सर्टिफाइड उम्मीदवार है, पार्टी सर्टिफाइड उम्मीदवार है। इसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 1 वीक to 10 days टाइम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे वोटर की ऑन ग्राउंड फैसिलिटेशन हो। तो ये नहीं कि हम इन चीजों से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमें इनका रऊफ हसन साहब ऑन ग्राउंड तो पीटीआई का वर्कर अब जाने से ही घबराता है ना। आप जिस हल्के में कोई प्रोग्राम, वो हमारा मसला नहीं है ना बीबी। अगर मसला अब एक तो वो घबराता नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है कि घबराता नहीं है, लेकिन अगर रियासत की फस्तायत इस बोहतात में इम्पोज की गई है तो वो लाजमी बात है कि वो केयरफुल होगा। वो अपने आप उसने बचाना है, अपने आप को महफूज करना है उसने। जिस बेदर्दी के साथ हमारे वर्कर्स को ट्रीट किया गया है, जिस बेदर्दी के साथ उनको किडनैप किया गया है, टॉर्चर किया गया है, जिस बेदर्दी के साथ उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज तब्दील की गई हैं, जरा उसका भी मेंशन करें ना आप। जी जी, सारा जो आपका जो आपका तलवार जो है सिर्फ पीटीआई के साथ तो कोई इनकारी नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप मीडिया को देखते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। तहरीक इंसाफ लगता है सिर्फ उसका जो फोकस है वो अपने सिर्फ सोशल मीडिया पर है कि किसकी टांगे खींचनी है और किस पर तनकीद करनी है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो पीटीआई का ओपोनेंट भी है वो भी आज ये बात करता है कि खेल के मैदान में सब खिलाड़ियों को यकसा मौके मिलने चाहिए। ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें आप एक पार्टी को बिल्कुल आउट करके, मैदान से आउट करके आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? ये पीटीआई का जो तनकीद भी पीटीआई पे करता है ना, वो भी पीटीआई के लिए इस हक में बात कर रहा है। तो जरा आप भी मीडिया पर नजर रख लिया करें, प्रोग्राम्स देख लिया करें कि कौन सा टीवी चैनल ये बात कर रहा है और कौन सा एंकर ये बात कर रहा है। आप लोगों की नजर अपने सोशल मीडिया से हटे तो आपको पता चले कि कोई कौन क्या बात कर रहा है। आज का लेक्चर आपका कोई इतना ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा मुझे बीबी। हम बहुत देखते हैं, आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, बाकी भी देखते हैं। आप आइए कल मेरे दफ्तर में, देखिए कि हमारी प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं, किस तरीके से हम ये सब अपने आप को एक्सपोज करते हैं तमाम चीजों से। लेकिन मुझे फिर कहने दीजिए, मुझे तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि मीडिया ने अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं किया, कि मीडिया अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं कर रहा। बड़े एंकर्स पर पाबंदियां लग गई, बड़े प्रोग्राम्स बंद हो गए, अभी भी आप कह रहे हैं मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा। नहीं, देखिए आप बात सुन लेना मेरी बात सुन, आपने मुझे बुलाया है तो मुझे मौका दें, बात जी प्लीज, जी बात करने दें। हमारे वो लोग जिनको फोर्सबली उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को कन्वर्ट किया गया है, उनको आपके मीडिया ने उनके जो इंटरव्यूज हैं वो नशर किए हैं। क्या ये प्रोफेशनल जॉब था? क्या
क्या मीडिया को यह करना चाहिए था कि वो रियासत की फस्तायत में हिस्सादार बने? क्या ये मीडिया के ऊपर बनता था? और मुझे बताइए, आप आइए, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं, मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन आप सारे मीडिया को इसका मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। नहीं, मैं नहीं सारे मीडिया को इसका मौरूद इल्जाम ठहरा रहा बीबी, मैं नहीं कर रहा, मैं आई एम प्रोफेशनल, मैं बिल्कुल। लेकिन बाय एंड लार्ज मीडिया का रोल जो है वो सेंसिटिव नहीं रहा। बाय एंड लार्ज मीडिया का रोल जो है उसने इन चीजों को उजागर नहीं किया। रियासत के जबर को, रियासत की फस्तायत को उजागर नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं मजबूर हूं यह कहने के ऊपर, ऑब्वियसली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है स्वाय इसको मैं बयान करूं। जिस तरीके से पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको जिस तरीके से मीडिया के ऊपर उजागर करना चाहिए था प्रोफेशनल्स को, जर्नलिस्ट को, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। मैं ये बयान कर रहा हूं। ना मीडिया ने पीटीआई को खत्म किया है, ना मीडिया की को फस्तायत है, ना मीडिया को सुन लेना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया का एक रोल है जी। मीडिया अपने आप को परसीव करती है एज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। देखें, अगर मीडिया आजाद नहीं है, सुन लेना, अगर मीडिया आपकी बात को सपोर्ट नहीं करता तो आप लोगों को क्यों हम अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, क्यों अपने टीवी चैनल्स में बुलाते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अब अगर आप लोगों को ना बुलाएं और नून लीग को बिठा लें या सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को बिठा लें तो वो एकतरफा प्रोग्राम होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताता नहीं है, दिखाता नहीं है। आप लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं जुल्म हो रहा है, हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, या जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर है उस पर तनकीद हो रही है, तनकीद होनी भी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया पर आप सारा इल्जाम दे दें। मीडिया जो आप लोगों के साथ हो रहा है दिखाते हैं, और मीडिया क्या कर सकता है? देखिए, मैं मीडिया के ऊपर सारा इल्जाम नहीं दे रहा, मैं रियासत के जबर और जुल्म की दास्तान बयान कर रहा हूं, जिसको जिस तरीके से मीडिया एज द परसीव्ड फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट जिस तरीके से बयान किया करना चाहिए था वो नहीं किया। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी एक फीलिंग है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने वाला बंदा हूं। ठीक है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमजोरी है, मैं उसको रेक्टिफाई करने वाला। आप जरा आगे बढ़ते हैं। क्या पार्टी के अंदर ये खदशात मौजूद हैं, क्या ये तहफुजात हैं वाकई? जो अभी शेर अफजल मरवत साहब का भी मैंने एक इंटरव्यू में जो बात कर रहे थे कि हमेशा ऐसा ही होता रहा है, जो आज़ाद लोग होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका रुख उसी तरफ होता है जो पार्टी जीतती है, जो हुकूमत बना रही होती है। तो क्या ये खदशात हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं जोर ज़बरदस्ती से पहले ही वफादारियां तब्दील करवा दी गई, अगर यही जोर ज़बरदस्ती बाद में रही तो आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार ठहर पाएंगे तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, फियर्स तो होते हैं ना, खतरात को तो इंसान नहीं अपने ज़हन से निकाल सकता। इस मुल्क में जो मंडियां लगती रही हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, वो भी मंडी लगा के गिराया गया, वो भी लोगों की वफादारियां खरीद कर गिराया गया था। आपको याद है सिंध क्लब में, सिंध हाउस में ये मंडियां लगी थी। आपको पता है कि करोड़ों रुपया लोगों को दिया गया था उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए। तो ये एक अगर ये बयान किया गया है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ऐसे खदशात मौजूद हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एक बेसिस डिफरेंट है। वो लोग थे जो कि आते थे और बिक जाते थे। आज हम जो लोग अपने कैंडिडेट्स के तौर के ऊपर चुनने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमने चुने हैं वो पीटीआई के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, वो पीटीआई के मिशन के साथ कमिटेड है, उसके साथ लॉयल हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे आइडियोलॉजिकल वर्कर्स को खरीदना जो है वो इस मुल्क के जो बायर्स हैं, जो हमारे सौदागर हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को सौदागरी के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया मुल्क में, आई थिंक कि उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरसूरत आई कंसीड द पॉइंट कि ऐसे खदशात मौजूद हैं और रहेंगे जब तक के इलेक्शन नहीं होते और जब तक हालात, अभी हमें यह भी नहीं पता कि और क्या क्या रियासत ने करना है हमारे खिलाफ, हम नहीं जानते। हमारे वो भी खदशात हैं। हमें पता है कि हमारे शायद वोटर्स जो हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक ना जाने दिया जाए। हमें यह भी खदशा है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको काम न करने दिया जाए। हमें यह भी खदशा है कि रिगिंग होगी, स्टफिंग होगी, वो सब कुछ है। तो इन खदशात के साथ हमने डील करना है। हम भाग तो नहीं रहे ना। आज भी इस तमाम फसाइयत के बावजूद देखिए तहरीक इंसाफ मैदान में खड़ी है, हमारा लीडर मैदान में खड़ा, वो भागा नहीं है, वो लंदन नहीं गया, वो सऊदी अरेबिया नहीं गया। साहब, अब वोटर को तो पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन पर जाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। अब वोटर ने अपने माथे पे तो नहीं लिख के लेके जाना है ना, यार हाथ में उसने कोई पीटीआई का झंडा तो नहीं उठाना। हम देखना चाहेंगे ना, हम देखेंगे इलेक्शन डे के ऊपर क्या होता है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखेंगे। हमारे खदशात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर,
लेकिन वो बात आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। क्या वोटर के माथे पे तो नहीं लिखा होगा को पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं, तो कैसे आप वोटर को रोक सकते हैं? वो वोटर नून लीग का भी हो सकता है जो घर से निकलेगा, वो वोटर पीटीआई का भी हो सकता है, वो पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, वो जमात इस्लामी का भी हो सकता है, तहरीक लब्बैक का भी हो सकता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वोटर को रोका जा सकता है? देखिए, लोकल लेवल के ऊपर हर शख्स को हर दूसरे शख्स का पता होता है कि वो किसको सपोर्ट करता है, और इंटेलिजेंस यहीं से गैदर की जाती है। ये तरीके होते हैं। हम सिर्फ खदशे का इजहार कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि ये होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि ये नहीं होगा। ये खदशा है हमारा कि जी हमारे वोटर्स को रोका जाएगा, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, और उनके ऊपर यही जो इस वक्त जो जुल्म जबर हो रहा है पिछले 2 साल से, वो कंटिन्यू करेगा। हम देखना चाहेंगे। आई होप एंड प्रे कि ऐसा नहीं होता। आई होप एंड प्रे कि तमाम वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने दिया जाए और उनको वोट देने दिया जाए। ये मेरी ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर शख्स की, हर शहरी की ख्वाहिश होगी कि जितनी भी फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। अब तो जो प्री पोल रिगिंग जो होती है वो तो अपने इंतहा को पहुंची हुई है ना। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन डे के ऊपर, पोलिंग डे के ऊपर, और पोलिंग होने के बाद क्या होता है। तो उस सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने खदशात का इजहार। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वोट को इज्जत दो का बयानिया कॉम्प्रोमाइज़ हुए एक अरसा गुजर गया, लेकिन पार्टी से इस सियासी समझौते का रद्द-ए-अमल जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनसे आज भी सुनने को मिलता है। इसके बदले मुबैना तौर पर लंदन से शाहाना जो है वो वापसियाँ शुरू हुई, डीलों के साथ ढीलों की बाज़गश्त भी हमें सुनाई दी। इस पॉलिसी ने पार्टी की वापसी तो कराई, लेकिन पार्टी में दरारें पड़ गईं। जब से मरीम नवाज़ शरीफ की पार्टी मामलात में एंट्री हुई है, तब से नवाज़ शरीफ के देरीना साथी ये पार्टी से दूर होने लगे। पार्टी क़यादत से फासला इख्तियार करने की जो कहानी चौधरी निसार अली ख़ान से शुरू हुई थी, वो शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल से होती हुई अब आसिफ अली किरमानी तक पहुँच गई है। आसिफ अली किरमानी ने कुछ ऐसा ही इशारा दिया है कि कोई है जो नवाज शरीफ के फैसलों पर भी असरअंदाज हो रहा है। अब आसिफ किरमानी साहब का ये तो मानना है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो नून लीग के हाथ से फिसल चुका है, अब किसी और बयानिए के साथ इलेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बयानिया अभी सामने नहीं आ रहा है। अब आसिफ किरमानी साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ये तमाम वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ डटकर खड़े रहे। राना तनवीर हुसैन जैसे वफादार लोग आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भी एक जनरेशन गैप आ गया है जिसे पार्टी के सीनियर लोग अभी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मरीम नवाज़ ग्रुप की राय पार्टी बयानिए पर गालिब आती जा रही है। अब इस वाज़े इख्तलाफ में टिकटों की तकसीम का मामला आया तो हमजा शहबाज की सिफारिश और उनके करीबी साथियों को उस तरीके से अहमियत नहीं मिली। उन्होंने पार्टी के साथ कोई नुमाया इख्तलाफ तो नहीं किया, लेकिन उनके साथियों की नाराज़गियाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरह सियासी मुखालिफिन भी नून लीग के तर्ज सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन में जाने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास मंशूर है ना ही कोई नज़रिया है, बस यही मंशूर है कि हमारी बात हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके साथ पंजाब आकर शेर का शिकार करने का भी इंदिया दिया। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के बयानिए को काउंटर करने के लिए नून लीग के पास क्या स्ट्रैटेजी है, मंशूर पर काम क्यों लेट हो रहा है। जब तक मंशूर अवाम के पास नहीं आएगा तो अवाम कैसे फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किसको वोट करना है, नून लीग को उन्होंने क्यों मुंतखब करना है, क्यों वो चौथी बार फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। इतनी ढीली क्यों नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून इंतखाबी कैंपेन को लेकर, इन इलेक्शंस को लेकर। राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हर कोई अब यही सवाल पूछ रहा है कि इलेक्शंस होने में तकरीबन 2.5 हफ्ते बाकी रह गए हैं, क्यों नून लीग अभी तक अपना मंशूर सामने नहीं ला पाई है। ऐसा क्या आप मंशूर में देने जा रहे हैं जिसमें अभी कोई फाइनल कोई फैसला नहीं हो सका है, या कोई इख्तलाफ है पार्टी के अंदर कि मंशूर में आपने ये डालना है ये नहीं डालना है, या बस वाकई वो बात है कि हमारी बात हो गई है, हम इक़्तिदार में आ गए हैं और इस बात ने आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आवाम के पास जाने में, मंशूर लेकर जाने में या मंशूर को दिखाने में अब आपको वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है हमारी हुकूमत आ रही है। नहीं शाजिया, ऐसी बात नहीं। पहले तो जो पास्ट का हमारा एक रिकॉर्ड है उस पर हमारे मैनिफेस्टो एग्जिस्ट भी करता था, लेकिन हर इलेक्शन में क्योंकि नई उसमें तो ज़्यादा
हालात के मुताबिक उसको डाला जाता है मंशूर को, ज़रूरत के मुताबिक मसाइल क्या है, किस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि चैलेंज फेस कर रही है कौम या मुल्क। मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक तो पास का हमारा है, जो लोगों को पता ही है कि हमारा क्या रिकॉर्ड है, हम इकनॉमिक प्रोग्रेस करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, बहुत सारा डिलीवर किया, परफॉर्म किया, और लोग हमारी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हैं जो पास में हमारी कारकर्दगी रही। तो पास की कारकर्दगी को देखकर आपको ज़रूरत ही नहीं है अब, ना भी मंशूर लेकर आए, ना भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जलसे करें, बड़े बड़े जलसे करें, फ़र्क नहीं पड़ता। शादिया मैं आगे बात करने लगा हूँ, तो अब ये था कि जो इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस फेस कर रहा है मुल्क, उसको लेके एक जो एक्सपर्ट्स हैं या दूसरे लोग हैं वो बैठ के एक सही सलूशन दें कि किस तरह लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरह मुल्क के लिए बेहतरी लाई जा सकती है, अदारों में किस तरह रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, किस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिफॉर्म ला के बेहतर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। तो उसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी और उस पर काम हुआ है, जो मेरा विदिन 3-4 डेज आप देखेंगे कि वो मंशूर भी सामने कोई ऐसा मंशूर बन रहा है जिसमें वाकई नून लीग जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली वो सोच रही है कि ऐसे पॉइंट्स को शामिल किया जाए या ऐसे वादे लिखे जाएं या किए जाएं आपसे जो प्रैक्टिकली हम पूरे कर सकें, वो चीज़ बिल्कुल देखें ना, अभी लॉ जस्टिस की बात हम करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उस पर मेरा हाल है जितनी देर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें ना देखी जाए, किस तरह लोगों को इंसाफ दिया जाए, किस तरह उनके मसाइल जो अदलिया के साथ उनके हैं अदालतों के साथ हल किया जाए, तो ये चीज़ें हैं जिसको मेरा हाल है काफ़ी मेहनत से काफ़ी इनपुट लिया गया है हर तरफ से। तो उसके बाद अब वो कंपाइल वो होने को है और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कोई बयानिया क्यों नहीं है नून लीग का? आपने वो हाफिजाबाद वाली हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखी, छोटी सी 4-5 मिनट की उनकी तकरीर थी, कोई बड़ा उस तरीके से वो जलसा भी नहीं था, वो जोशो खरोश भी नहीं था, वो एक मूड भी नहीं लगा नवाज शरीफ साहब का, लग रहा था बस वो इतना प्रेशर है उन पे कि आप किसी तो एक तो जलसे से आप जो है ना खिताब कर लें। वो एक जो एक एक्टिव होते थे नवाज शरीफ साहब, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स, और इस बार कोई बयानिया भी नहीं है सिवाय इसके कि माजी में मेरे साथ उसने ये किया, क्यों निकाला, 5 जजों का फैसला था, ये हुआ, मतलब कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं देखिए, मैं मियाँ साहब का उस दिन तो मेरा गला ठीक नहीं था जिससे लंबी बात नहीं वो कर सके, लेकिन ये यकीनी तौर पे जब भी वो बात करते हैं तो उसके इनिशली वो बात तो करते हैं कि जो हुआ है पास में, और ये वजह बहुत बड़ी वजह है जो बात वो करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला या मेरे साथ ज़्यादती की या मुस्लिम लीग नून को क्रश करने की कोशिश की गई, तो वो समझते हैं कि ये हमारे साथ या उनके साथ या PMLN के साथ। इसको देखकर लगता है कि नवाज शरीफ साहब सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो लिहाजा वोट देके इसका अजाला करें। वो बात करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो जो कि साबित हो गई। पिछले 5 साल से पता चल गया कि जो 17 में निकाला है नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो एक साजिश की तरह निकाला, और वो साजिश वो कह चुके हैं कि ये मेरे खिलाफ नहीं थी कि मुझे वज़ारत उज़्मा से निकालना है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश साबित हुई। पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान रुक गया वहाँ पे, बल्कि पीछे रिवर्स लग गया, जो चीज़ें थी वो पीछे कर दी गई, और पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसी का शख्सन है जो 2017 में साजिश। राना साहब पीपल्स पार्टी तो बड़ी पुरजोश है, बिलावल साहब बड़े पुरजोश हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, वो तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि बाहर से आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोई ज़रूरत पेश आएगी? कोई 2/3 अक्सरियत, चले सादा अक्सरियत भी आप लोग ले सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपका पंजाब से सीटें लेने के हवाले से? आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट भी बहुत कम सीटों पर की है IPP के साथ, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच रही है? देखिए, बिलावल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं तो पॉलिटिकल एंगल उनका होता है, कोई कन्फ्रंटेशन PMLN के साथ हो, क्योंकि बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, PMLN सबसे बड़ी पार्टी है और स्ट्रॉन्ग वोट है पंजाब में, तो पंजाब के ये इस ग्राउंड में आए हुए हैं और वहाँ पे जो बातें करते हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं PMLN को और PMLN की क़यादत को,
ताकि वो अपनी एक थोड़ी सी स्पेस बना सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो उन्होंने आप स्टेटमेंट दिया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बनाएंगे, तो मीनिंग भाई कि वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं कि हम हार चुके हैं, हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी, हम बिल्कुल इस इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे, लिहाजा दूसरे लोगों के साथ मिलेंगे। PMLN तो कहती है कि हम इंशाल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस इलेक्शन में जीतेंगे, और हमें अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है या लोगों को साथ मिलाना है, दूसरी पार्टियों को, पार्टीज़ की हम बात करते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में सभी को अगर मिल के चले। वैसे राणा साहब वाज़ेह अक्सरियत चले देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा मुकाबला आप लोग करने जा रहे हैं कि सामने कोई ओपोनेंट ही नहीं है। पंजाब में देखें कौन है आपके साथ, IPP के साथ तो वैसे ही आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से तो जाहिर है पंजाब में स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड नहीं है, सिवाय एक सीट आप जो लड़ रहे हैं उस पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब की वो सीट निकाल दें, हल्का 127 जिसमें अता तारड़ साहब उनके ऑपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ओपोनेंट तो आपके कोई है ही नहीं, मुकाबला तो कोई है ही नहीं, तो खेल के तो जीतेंगे नहीं आप लोग। नहीं देखें, अगर आपका इशारा PTI की तरफ है तो ये हमारा इशारा नहीं है, यकीनन मैं PTI की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं PTI की बात कर रही हूँ, सिर्फ इशारा नहीं कर रही। तो PTI देखिए, हमने तो PTI को नहीं निकाला, PTI ने कुछ अपने काम ऐसे किए हैं, जिस तरह उनका अपना इंटर पार्टी इलेक्शन था, अगर उन्होंने तमाम कायदे ज़वाबित पूरे नहीं किए, अगर उन्होंने कानून के मुताबिक नहीं इलेक्शन कराए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी गए हैं, व्हाट एल्स कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बेंच ने हेडेड बाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुना, और अब तो ये फिर उंगलियां उठा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे या इलेक्शन कमीशन पे। हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है, ना हमारी ये ख्वाहिश है कि PTI ना हो। PTI का जो एक फसाड है या एक थोड़ा सा एक बना हुआ है एक कि जी PTI के वोट हैं, यकीन करें शोर शराबा ज़रूर है PTI का, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग आज भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने बहुत, ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी ना, ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी जनाब। आप अब वोटर को जब आप इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वोटर बेचारे को पता ही नहीं है कि अगर उसने तहरीक इंसाफ को वोट देना है तो उसका इंतखाबी निशान इस हल्के में किस उम्मीदवार का क्या इंतखाबी निशान है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो चेंज कर दी गई है ना। इससे पहले अगर बल्ला होता तो फिर हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते ना। मैं आपको बात बताऊं, ये जो एक इम्प्रेशन है ये बिल्कुल गलत है कि बल्ला हो या कोई और चीज़ हो या किसी का मुख्तलिफ निशान हो। जब आप कह दें कि फ़लाँ हमारा कैंडिडेट है तो फिर उस पर कोई भी निशान हो, लोग बड़े वोट डालने वाले, मैं आपको बताऊं, इतने समझदार होते हैं, इतने उनको पता होता है कि जिस किस्म का मर्जी निशान हो वो वोट डालते हैं। और कभी आपने देखा है कि जो पिछले इलेक्शन में छोड़े जो उन्होंने ख़राब किए हैं, एक ख़ास मकसद के लिए वोट ख़राब किए गए, ठप्पे लगाया गया, डबल ठप्पे लगाया गया या कुछ किया, लेकिन वोट बड़ा बहुत मामूली सा चांस होता है कि आपको अगर 1000 वोट है तो उसमें से 10 को ख़राब निकले। ये कभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुख्तलिफ निशान होते हैं। अगर आज़ाद खड़े होते हैं तो आज़ाद ही जीतता है जिसने जीतना होता है, तो आपको वो मिलेंगे। मैंने खुद सर्वेस किए हैं, लोग इस वक्त मायूस बहुत हैं। यकीन करें राणा साहब, लोग कहते हैं कि हमने तो किसी को वोट देना ही नहीं है, ना नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, किसी ने कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है, बहुत बड़ी एक तादाद वोटर की इस वक्त मायूस है, वो बाइकआउट करेगी इलेक्शन का, विच इज़ रॉन्ग। नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने मुल्क की अपनी किस्मत बदलनी है, अच्छे फैसले आप चाहते हो, तो आपको वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वोटर को मजबूर कर दिया गया है, उसको मायूस कर दिया गया है इस मुल्क के सिस्टम ने। शाजिया, आपने सर्वे किए हैं, लेकिन मैंने इतना लंबा देखे हैं, टाइम देखा इलेक्शनों का। हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो बाइकाट करना या हम नहीं देना या हम मुतमिन नहीं है। लेकिन इस वक्त तो हालात ये हैं कि ये वाकई लोगों के लिए जो सोच विचार है वो इसमें है कि हमारे हालात ठीक नहीं है। और पीछे जो टाइम गुजरा 5 साल इमरान खान का और दूसरा टाइम, उसमें लोगों को मुश्किलात दिखनी पड़ी हैं, देख रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो उनके मसाइल ही मसाइल हैं जिससे वो थोड़े से परेशान हैं और वो ये बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट इलेक्शन का होता है उसकी क्रेडिबिलिटी का, या जब टर्न आउट होता है। और टर्न आउट आप 50+ हो जाए, आप रिकॉर्ड उठा के देखें,
जब बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा टर्नआउट होता है, तो वो 50+ होता है, वरना 45 भी होता है, 46 भी होता है, 50 भी होता है, 52, 53 तक जाता है। सही। तो ये पिछला रिकॉर्ड देख ले, जो मैक्सिमम टर्नआउट होता है। तो अगर वो टर्नआउट होता है तो फिर बाइकआउट या नो बाइकआउट या जो भी चीजें हैं, ये वो इलेक्शन में अगर पार्टी जाती है तो क्रेडिबल इलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी इलेक्शन हुए हैं, ना ही पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अभी जीते हैं, लेकिन इन आज़ाद उम्मीदवारों पर उम्मीदें बनना शुरू हो गई हैं, बल्कि दावे होना शुरू हो गए हैं। सियासी जो मुखालिफिन हैं उन्होंने न सिर्फ इस पर नज़रें जमाई हैं, बल्कि बड़ी बड़ी उम्मीदें भी बांध ली हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वर्किंग पूरी कर ली और नज़रें आज़ाद अरकान पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मानना है कि हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी तो नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। दूसरी तरफ 9 मई के बाद पीटीआई से अपने रास्ते अलग करने वाले आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का भी ये दावा है कि आज़ाद इलेक्शन जीतने वालों की बड़ी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेगी, बल्कि इलेक्शन जीतेगा वही जो पार्टी छोड़ने की कमिटमेंट देगा। फयाजुल हसन चौहान का इस दावे के साथ ये भी मानना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन के करीब जाकर फैसले आ सकते हैं जिससे वो नाअहल हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों से जिस तरह से आईपीपी और पीपल्स पार्टी ने उम्मीदें बांधी हैं, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी जो अखलाकियात होती हैं उससे मुताबिकत रखती हैं? दूसरी तरफ एक और भी अहम मामला है, वो है सीट एडजस्टमेंट का, जिसके बाद आईपीपी और नून लीग दोनों जमातें अब इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन हलकों में आईपीपी की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, उन हलकों के आईपीपी के उम्मीदवार जो हैं वो अपने पोस्टर्स में अपने साथ मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तस्वीरें भी लगा रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से आईपीपी के उम्मीदवार अपनी सीटें जीत पाएंगे, लोग उनको वोट देंगे? हमने लाहौर में ओन चौधरी और अब्दुल अलीम खान साहब के बीच पोस्टर्स देखे, उन पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, मरीम नवाज शरीफ की हमने तस्वीरें देखी। कल तक यही लोग पीटीआई में रहते हुए शरीफ ख़ानदान की करप्शन की कहानियाँ भी सुनाया करते थे और आज उन्हीं के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। क्या आवाम इन्हें वोट देंगे? फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, सबसे पहले तो आप बताएं ना, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने पिछले 5-6 दिनों में कई टॉक शोज के अंदर वजह बयान की कि बुनियादी 3 वजूहात हैं। एक तो मेरा हल्का 75% चेंज हो गया है। दूसरा, मैंने कोई हराम की कमाई के चौके छक्के नहीं लगाए अपने इस 5 साल दौर में कि मैं 5-6-7 करोड़ रुपया इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर एक तब्दील शुदा हल्के के अंदर मैं लगाऊं। और तीसरी सबसे अहम वजह यह कि 8 महीने से मैं नजरियाती बुनियादों पे तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा सियासी डिसीजन करूँ जिसकी वजह से उसके कैंडिडेट को फायदा हो। वक्ती तौर पे मैंने बैकआउट किया इन इलेक्शनों में, और जरूरी नहीं होता कि सियासत के अंदर आप इलेक्शन लड़के ही जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कभी आप इलेक्शन लड़े बगैर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आपके साथ हो सकते हैं, कैबिनेट में भी अकोमोडेट हो सकते हैं। आईपीपी ने बहुत ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी थी जो नून लीग देने पर राजी नहीं थी। अगर एडजस्टमेंट आपके हल्के में भी हो जाती, नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, फिर क्या फिर लड़ लेते? आप फिर खड़े हो जाते? आपने बीच में मेरी बात टोक दी। मैं अभी यही बात बताने लगा था कि 1 दिसंबर को जब हदबंदियां हुई और मुझे पता चला कि मेरा 75% हल्का चेंज हो गया, जहां पे 22 साल में इलेक्शन की पॉलिटिक्स करता रहा, तो उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं अभी से ही इस बात के ऊपर ऐलान भी कर दूं, तैयार भी हो जाऊं। लेकिन उसी दिन आपकी ये पहली दफा खबर चली कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग और आईपीपी की होने वाली है। मैंने उस कंटेक्स्ट में फिर चीजें थोड़ी सी जनाब कंट्रोल की कि चलो देखते हैं सीट एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज का ही तंजीमी नेटवर्क ग्रास रूट लेवल पे, यूसी लेवल पे मौजूद था। एक पीटीआई थी और एक नून लीग थी। हम तो पीटीआई जनाब उसका शराजा बिखरा, उसमें से आईपीपी निकली 2-3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई, और जनाब कोई प्रॉपर हमारा कोई मैकेनिज्म और कोई तंजीमी नेटवर्क भी नहीं था। लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई
तो मेरा कोई सियासत कारोबार नहीं है, ना कोई मेरे बाप दादा के जनाब कोई नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई गुलाम चले आ रहे हैं यहाँ पे लोग कि अगर इलेक्शन ना लड़े तो वो उठ के किसी और साइड पे चले जाएंगे। लेकिन आईपीपी में किसी नजरिए की वजह से आप शामिल हुए ना, आईपीपी का अपना एक मंशूर है, क्या आईपीपी के मंशूर में वो ताकत नहीं है, या आईपीपी का मंशूर प्रैक्टिकल नहीं है, जो वादे कर रहे हैं वो पूरे हो नहीं सकते, जो वादे कर रहे हैं वो दे नहीं सकते, ये भी क्या एक वजह है? ताकत की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं, टाइम पीरियड कम था। 1 दिसंबर को अगर ये हदबंदी हुई ना, अगर ये हदबंदी हुई होती जुलाई में या अगस्त में तो मैं ये फैसला ना करता। मुझे 4, 5, 6 महीने मिल जाते। इलेक्शन की पॉलिटिक्स हम जैसे अपर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन के अंदर। लोगों को हमने पैसे के सर पे तो इलेक्शन लड़ना नहीं होता। मेरा इलेक्शन पैसे के सर पे कभी भी नहीं रहा। मैंने जिंदगी के 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने कभी भी पैसे के सर पे इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने प्रॉपर ग्रॉस रूट लेवल पे जाके मेहनत करके जोड़ तोड़ करके बरादरियां धड़े पीआर इन सारों को इस्तेमाल करके अब ये 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर तो 75% नए हल्के में, और वो भी इतने टफ हालात अंदर के, जब पूरी मारा मारी पीटीआई का टूटना और फिर ये आईपीपी और फिर ये सारी चीजें, तो वक्ती तौर पे झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के ऐन मुतरादिफ थोड़ी देर सफर कर लिया, लेकिन सियासत में उसकी गजबज के किरदार अदा करेंगे और शायद इलेक्शन लड़े बगैर आपको अल्लाह पाक के करम से क्या हल्के के लोग जो हैं, जरूरी नहीं होता कि इलेक्शन लड़के आप जनाब सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हल्के में आप जाते हैं, आईपीपी को लेकर अवाम क्या सोचती है, और जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, खासकर जब से उनका बल्ले का निशान छीना गया है, मैं तो कहूँगी कि छीना गया है, ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या आपको लगता है कि वोटर मायूस हो गया है? इसने आपको कहा कि ज्यादती हुई है शाजिया साहिबा? एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आपको 2.5 साल तक इलेक्शन कमीशन मिन्नते तरले करता रहा कि जनाब आप अपना इलेक्शन करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक आप भी पाबंद है और हम भी पाबंद हैं, तो जनाब आप अपनी पाबंदी को पूरा करते हुए अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें और उसका सर्टिफिकेट हमसे लें। 2014 में जब आप धरना दिया तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ, उन इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया गया, वो भी यही कहा था ना इलेक्शन सही नहीं हुए, धांधली हुई, तो उन जब फैसले में ये कहा गया कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं, तो क्या नून लीग का जीता हुआ इलेक्शन क्या कलअदम करार दे दिया गया था? क्या नून लीग को इक़्तिदार से आउट कर दिया गया था? क्या नून लीग, क्या मुल्क में दोबारा उस वक्त इलेक्शन हुए थे? आप मिसमैच कर रही है, आप मिसमैच कर रही हैं, और आप ये कह रही हैं भाई मैंने किया है या जहांगीर तरीन साहब ने किया है, बल्ला निशान वापस लिया है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब ने लिया है, वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन यकीन करें, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान सही को सही सबसे बड़ा और गलत को गलत नहीं कहेंगे, और कहने का मकसद ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ऊपर ज्यादती की है। आपका कहने का मकसद ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर तनकीद होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर तनकीद हो रही है, हर एक की अपनी राय है, मेरा भी हक है, मैं भी उस पर तनकीद कर सकती हूँ। तो भाई मेरा आईपीपी का क्या कसूर है? क्या आप मुझे ये बताओ ना, आप लोग मसला ये है कि जब तक हमारे, सुन लेना मेरी बात भी सुन लें, जब तक इस मुल्क के सियासतदान सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे, उसूलों की बुनियाद पर सियासत नहीं करेंगे, अगर किसी ओपोनेंट के साथ गलत हो रहा है उसको गलत नहीं करेंगे कहेंगे, तो यकीन करें मुस्तकबिल में फिर सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा और हर कोई जो है वो रोता ही रहेगा, जैसे आज रो रहे हैं। दुनिया का सबसे थका हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन आप कर रहे हैं, वो हक है। तो हमने तो ये सवाल उठाया था कि अगर नून लीग के, अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हैं तो क्या नून लीग के ठीक थे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक थे? मसला ये है कि जब आपने एक पार्टी को निकालना है और आप फैसला कर बैठे हैं कि इसको खेलने नहीं देना, तो फिर कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, फायदा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका रियाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए कवा जो है ना वो चिट्टा ही है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईरान के पाकिस्तान के जवाबी हमले में जहां हाई अलर्ट हो चुका है, वहीं दोनों वज़राए ख़ारजा ने आपस में टेलीफोन पर रब्ता किया है और मामलात को ठीक करने की बात की है, सुलझाने की बात की है। मंगल की शब ईरान ने एकदम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के शहर पंजगोर से 90 किलोमीटर दूर सरहदी गाँवों में पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हुए। इन हमलों के बाद ईरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि बलूचिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह जैश-उल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का मानना है कि ये ग्रुप ईरानी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई? क्या ये बेहतर ना होता कि ईरान को अगर कोई मसला था तो सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाता, मगर ऐसा भी नहीं किया गया। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमलों को नाकाबिल कबूल करार देकर चंद ही घंटों के बाद ईरान को ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। 18 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से ईरान के इलाके सिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को तबाह किया गया। इस हमले में कई दहशतगर्द भी हलाक हुए। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई को ऑपरेशन मर्गे बर सरमचार का नाम दिया है। दोनों ममालिक में कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाया, जबकि ईरानी सफ़ीर जो पहले ही तेहरान में थे उन्हें वापस न आने का हुक्म दिया। आज इस इशू पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़े किया कि हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन कौमी सलामती पर भी कोई समझौता नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अचानक हमले और पाकिस्तान के जवाबी वार से आलमी बिरादरी में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। अहम बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान की तरफ से बैनुल अक़वामी हुदूद की तीसरी खिलाफ वर्जी है। इससे पहले ईरान ने 2 हमसाया ममालिक इराक में और सीरिया के इलाकों में भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। अब सवाल यह है कि मशरिक़ वुस्ता में पहले ही हालात कशीदा हैं। ईरान की तरफ से जो इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस वजह से ख़ित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? तारीख़ी तौर पर 2 हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क का यूँ आमने सामने आना ये हैरानगी की भी बात है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, इस हमले के बाद पाकिस्तान को कितना अलर्ट और रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉर्डर था जिसे हम पीस बॉर्डर भी कहते थे, बल्कि कहते हैं इसे पीस बॉर्डर, और सोचते भी नहीं थे कि इस बॉर्डर से ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है। हाँ, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान को अलर्ट रहता है, भारत के बॉर्डर से पाकिस्तान को अलर्ट रहता है। ऑल्दो दोनों तरफ से वज़राए ख़ारजा ने एक दूसरे टेलीफोन करके मामलात को ठंडा करने की बात तो की है, लेकिन अब इस बॉर्डर पर अलर्ट रहना अब कितना ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ है, और वो काफ़ी अरसे से देखें कि हमारे यहाँ पे मसाइल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एट टाइम्स इनको इग्नोर भी किया है और कोशिश भी की है कि ईरान के साथ मिल के इनको एड्रेस किया जाए। दिस इज जॉइंट मैकेनिज्म है, 2013 में भी बना था, 2018 में भी बना था, और पाकिस्तान ने कई मौकों पे जो इनके सिक्योरिटी बॉर्डर गार्ड्स जो वहाँ से किडनैप होकर पाकिस्तानी साइड पे लेके आए हुए थे, उनको रिकवर किया, रेस्क्यू किया और ईरान को वापस भी कर दिया था। लेकिन विद द रिसेंट डेवलपमेंट देखिए, अनबिलीवेबल था, जो इट वाज शॉकिंग, और जो उन्होंने सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, और देखें जब मिसाइल फायर कर, दैट वाज एन एक्ट ऑफ वार। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े सेंसिबली एंड डिप्लोमेसी को टाइम दिया, और हमारी तवक्को थी कि इसमें कोई उनके तरफ से कोई अपॉलॉजी आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई नहीं। तो देयरफॉर एक बिफिटिंग रिप्लाई, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, पब्लिक की प्रेशर था, लोगों की तसल्ली नहीं हुई थी, तो इससे एक जवाब दिया गया। और हमने उन साइट्स को स्ट्राइक किया जो ऑलरेडी हमने ईरान के साथ उनका डेटा और लोकेशन शेयर की थी कि यहाँ पे टेररिस्ट यहाँ पे दे आर लोकेटेड हियर, चाहे वो BLA के हैं या BLF के हैं। सो जो हमारा जो स्ट्राइक था वो प्रिसाइज था। अब फ्यूचर में देखें कि जिस तरीके से अभी जो पॉजिटिव जेस्चर्स हमने रिसेंटली देखे हैं, ट्विटर के ऊपर देखा, फिर बाद में उनके फॉरेन मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी, और अभी उनकी बात हुई है विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल में थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट है कि ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे पहले से बेहतर हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन ये बॉर्डर हमारा जनरली सेफ रहा है। तो हम तवक्को करते हैं
फ्यूचर में ये हालात बेहतर रहेंगे। लेकिन अब जो BLA ने उल्टा धमकी दी है कि आपने हमारे बंदे मारे हैं, तो बलूचिस्तान में आपको लगता है कोई एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ भी अब खतरा बढ़ सकता है? देखें जी कि अभी तो BLA और अभी देखें कि असल बात यह है कि ब्रास बनी थी 2018 में और ये बनी थी अफगानिस्तान में। सब्सिक्वेंटली ये शिफ्ट हो गए थे और ब्रास में देखें BLA भी है, BLF भी है और BRA भी है। और ये बेसिकली सिस्तान बलोचिस्तान में इनकी लोकेशन थी, जहाँ अभी जिस सरवान वाली लोकेशन है इनफ्रंट ऑफ पंजगुर, तो वहां से ये ऑपरेट करते रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पहले जो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस इनको भी इग्नोर करते रहे हैं और उनका बेसिकली यहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट को भी इन्होंने यहाँ पे बेसिकली डैमेज करना था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिविलियन पॉपुलेशन में। और जितनी ये अब यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए इनसाइड बलोचिस्तान, चाहे वो असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस मस्कनज़ई था, कोस्टल हाईवे पे जितनी मर्डर्स हुए हैं और पंजगुर और नौशकी के FC कैंप्स में जो हमले हुए, इवन रिसेंटली पसनी, ये तमाम जो बेस ऑफ ऑपरेशन था वो ईरान था और यही BLA और BLF वाले थे, उन्होंने वहां से क्लेम किया था। अब जो हमने हिट किया है तो प्रिसाइज हिट था और BLF की लोकेशन पे किया और जो वीडियो क्लिप्स भी आए, तो मेरे ख्याल में मैसेज लाउड एंड क्लियर है क्योंकि ये वहां से ऑपरेट करते थे। तो हमारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अफगानिस्तान से भी यही है, ईरान से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी टेरिटरी को अलाउ ना करें कि टू बी यूज्ड बाय टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कशीदगी ऐसे जारी रहती, पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता था? जी हाँ, देखें मैं आपको इंटरेस्टिंग जरा मैं इसमें चीज बताना चाहूंगा कि देयर आर डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। 2 दिन पहले जयशंकर ईरान में थे और वहां से विजिट कर वो आए थे, वहां से वापस चले गए हैं और इसके बाद उनकी दोबारा मीटिंग होती है युगांडा कंपाला में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के उस एक्टिविटी के दौरान अगेन विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। और इसके अलावा देखें कि जो अजीत डोवल थे दिल्ली में, ही वाज मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान के हैं, उनसे वहां पे वो मुलाकात कर रहे थे। और जयशंकर जब तेहरान गए तो वहां पे ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे। तो ये एक बड़े लेकिन हमें कुलभूषण यादव की भी एपिसोड नहीं भूलनी चाहिए, वो भी एक लिंक रहा है। अब देखें उसमें अभी तो बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट से कुलभूषण यादव मुबारक पटेल के नाम से ही वाज यूजिंग एन ईरानियन पासपोर्ट। लेकिन बहुत रिसेंटली उज़ैर बलोच भी जो था उसके पास भी ईरानियन पासपोर्ट था। आपको पता है कि उसने कन्फेस किया था, ही वाज वर्किंग फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसी। और जाहिदान जो है, देखें कि जाहिदान में तमाम एक्टिविटीज वहाँ पे कोऑर्डिनेट होती है क्योंकि वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट है। और इसके अलावा इंडिया की बड़ी कोशिश थी कि ये हमें पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, और उन्होंने वहाँ से एक रोड बनवाई थी कि दिलाराम और दरंज, दिलाराम, हिरात, काबुल, मज़ार शरीफ, सेंट्रल एशिया एक रोड बनाई थी टू बाईपास CPEC को। तो वहां से उनकी इंडिया की हमेशा कोशिश रही, लेकिन यहाँ पे डबल गेम थी। वो इंडिया चाह रहा था एक तो ईरान भी कमजोर हो और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में फंसा रहे, तो वो लेकिन ईरान ने देखे ना आप एक ही वक्त में तीनों ही बॉर्डर महाज खोल लिए। आप देखें उधर से इराक पर भी कर दिया, सीरिया पर भी कर दिया, पाकिस्तान पे भी कर दिया, एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी ईरान के दुश्मन बहुत है, ईरान को आलमी पाबंदियों को भी सामना रहता है। तो ऐसे में ईरान के लिए तो बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव मैटर था। तो क्यों, आपको क्या लगता है कि ईरान की ये जो पॉलिसी है, ईरान की फिर खारजा पॉलिसी कमज़ोर हुई? ईरानी हुकूमत के अंदर ही अपने ही ऐसे लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक ही वक्त में आप 3 महाज खोल रहे हैं। मैं 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक पहली चीज़ ये देखें कि ईरान के 2 किस्म के प्रेशर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर्स थे, आप देखें कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन होती है बगदाद में, दैट वाज वन। सेकंड, रिसेंटली मौसवी था, उनका लॉजिस्टिक ऑफिसर था, उनकी भी असैसिनेशन होती है इराक में। और इसके अलावा हमने देखा कि मोहसिन फखरीज़ादा जो उनका टॉप साइंटिस्ट था, उसकी असैसिनेशन होती है आउटस्कर्ट्स ऑफ तेहरान। और रिसेंटली हमने देखा किरमान में जो सुसाइड बम्बिंग हुई, 100 के करीब वहाँ पे डेथ्स हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।